हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 12 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर 31वें हुनर हाट का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा राज्य स्वामित्व वाले 13 हवाई अड्डों का निजीकरण किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कुशीनगर और वाराणसी के जो हवाई अड्डे हैं वो निजीकरण के तौर पर लीज पर दिए जा रहे हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर आपको अक्टूबर मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आपको साइट पर WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और WhatsApp नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है WhatsApp पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला संस्थान कौन सा है जहां बैक्लोफेन पंप की सुविधा आरंभ की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप विकसित किया? तो ये विकसित किया है त्रिपुरा ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राशिद खान। अगला क्वेश्चन है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में तकनीकी सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल के साथ। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भास्कर चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2020 का तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है प्रियंका मोहिते ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के झांसी में जन्मे ब्रजबासी लाल को 2021 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों की सूची में 119 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में जन्मे ब्रजबासी लाल को 2021 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ब्रजबासी लाल का जन्म 1921 में, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1921 में झांसी में हुआ। वह भारत के विख्यात पुरातत्वविद हैं। ये दिल्ली राज्य के निवासी हैं, यानी जो उत्तर प्रदेश के ब्रजबासी लाल हैं इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था 1921 में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है तो वो दिल्ली राज्य से दिया गया है, यानी दिल्ली राज्य की कैटेगरी से दिया गया है, क्योंकि ये वर्तमान में जो है दिल्ली के ही निवासी हैं। इस बार 2020 और 2021 के पद्म सम्मान एक साथ दिए जा रहे हैं, क्योंकि साल 2020 में कोरोना संकट के कारण जो है पुरस्कारों का वितरण नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि
2021 के जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है और ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो 2021 में जो है 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया और 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2021 में 119 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब दोस्तों ये जो ब्रजबासी लाल है, इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि उत्तर प्रदेश के झांसी में इनका जन्म हुआ था और इन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों 2021 में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है तो आपको 7 नाम अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो शिंजो अबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको दिया गया, और श्री S.P. बालासुब्रमण्यम, इन्हें जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत, और डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा नरेंद्र सिंह कपान्य मरणोपरांत इन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, और मौलाना वहीदुद्दीन खान को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा ब्रजबासी लाल को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यानी कुल मिलाकर के 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है वर्ष 2021 में। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2020 और 21 के जो पद्म सम्मान है वो एक साथ दिए जा रहे हैं क्योंकि साल 2020 में कोविड-19 की वजह से इन पुरस्कारों का वितरण नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला जीका डेडिकेटेड सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। उत्तर प्रदेश का पहला जीका डेडिकेटेड सेंटर कानपुर में बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अलग जीका डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाएं जिससे रोगियों को अच्छे ढंग से उपचार मिले। GSVM मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया कि कॉलेज में जीका की जांच शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों एवं NGO के जरिए जीका के बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाए। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का जो पहला जीका डेडिकेटेड सेंटर ये बनाया जाएगा, ये कहां पर बनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है कानपुर में ये सेंटर बनाया गया है। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जीका वायरस की जांच जो है वो शुरू सबसे पहले कहां पर की गई है? तो GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में इसकी शुरुआत जो है की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने आग बुझाने और इंसानी आवाज निकालकर जानवरों से फसल की रखवाली के लिए ड्रोन तैयार किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, HBTU कानपुर। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी HBTU के एरो क्लब के छात्रों ने ड्रोन की नई तकनीकी विकसित की है। इसे समाज के कार्यों में भी लगाया जा सकता है। छात्रों ने 2 प्रोटोटाइप तैयार किए हैं जिनका इस्तेमाल आग बुझाने और जानवरों को खदेड़ने में किया जा सकता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग तकनीकी पर आधारित है। छात्रों ने ड्रोन का परीक्षण विश्वविद्यालय के भवन और छात्रावास में किया है। पानी की क्षमता को बढ़ाने के लिए ड्रोन का आकार बढ़ाया जा रहा है। उसके पंखों का आकार बढ़ाने पर भी काम चल रहा है। जानवरों को भगाने वाले ड्रोन में सायरन, हॉर्न और मनुष्यों की रिकॉर्डिंग की गई आवाजें शामिल हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो HBTU संस्थान है उसके छात्रों ने एक अनोखा ड्रोन विकसित किया है और ये जो ड्रोन है ये समाज के कार्यों में भी जो है लगाया जा सकता है। यानी ये जो ड्रोन है ये क्या काम कर सकता है? तो इसका इस्तेमाल जो है वो आग बुझाने में किया जा सकता है और इसके अलावा जानवरों को खदेड़ने में भी इसका काम किया जा सकता है। यानी फसलों की रखवाली भी इस ड्रोन के माध्यम से की जा सकेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का जो खास ड्रोन है वो किस संस्थान के छात्रों ने विकसित किया है? तो HBTU के संस्थानों ने इसे विकसित किया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो HBTU संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 11 नवंबर को। हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उस समय शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने 11 सितंबर 2008 को इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया था।
पहले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का उद्घाटन 11 नवंबर 2008 को भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने विज्ञान भवन में किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। ये जो दिवस है ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो दिवस है इसकी घोषणा जो है कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है 11 सितंबर 2008 को इस दिवस की घोषणा की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखना है 11 नवंबर कब हुआ था, 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। और इन्हें जो है स्वतंत्र भारत में शिक्षा के प्रमुख वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। राष्ट्र निर्माण, संस्था निर्माण और शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अनुकरणीय योगदान को याद करने के लिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है। और जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे इनका निधन कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है ये 1888 में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन कब हुआ, तो 22 फरवरी 1958 को। कब हुआ, 22 फरवरी 1958 को इनका निधन हुआ। तो ये दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और दोस्तों इन्हें जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, तो कब किया गया था, तो ध्यान रखना है 1992 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत रत्न इन्हें कब दिया गया, तो भारत रत्न इन्हें दिया गया था 1992 में मरणोपरांत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 18वां स्थान। हाल ही में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का उद्घाटन संस्करण जारी किया गया। 30 देशों में भारत का स्थान 18वां रहा और इसका जो कुल स्कोर है वो 100 में 46 रहा। इस इंडेक्स में नॉर्वे 74 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम नेटवर्क का एक वैश्विक कंसोर्टियम है जिसका लक्ष्य वैश्विक रूप से वॉर ऑन ड्रग्स को चुनौती देना, नुकसान कम करने वाली सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और नुकसान में कमी के लिए संसाधनों को बढ़ाने की वकालत करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 जो है जारी किया गया, जिसमें 30 देशों को शामिल किया गया और उसमें भारत की रैंकिंग क्या रही, तो भारत की रैंकिंग इसमें 18वीं रही। और अगर पूछा जाए कि पहले स्थान पर इस इंडेक्स में कौन सा देश रहा, तो नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर रहा। और किस स्कोर के साथ, तो ध्यान रखना है 100 में 74 के स्कोर के साथ नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। अब दोस्तों अगर इस सूचकांक के बारे में देखें तो ये एक अनूठा उपकरण है जो राष्ट्रीय स्तर की दवा नीतियों का दस्तावेजीकरण, माप और तुलना करता है। ये प्रत्येक देश को स्कोर और रैंकिंग प्रदान करता है जो दर्शाता है कि उनकी दवा नीतियां और कार्यान्वयन मानव अधिकारों, स्वास्थ्य और विकास के संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों के साथ कितना संरेखित है। और ये जो सूचकांक है ये दवा नीति के क्षेत्र में एक आवश्यक जवाबदेही और मूल्यांकन तंत्र प्रदान करता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसमें भारत को 30 देशों में 18वां स्थान प्राप्त हुआ। और अगर पूछा जाए कि स्कोर कितना रहा भारत का, तो 46 स्कोर रहा 100 में से। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन बना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अमेरिका 101वें सदस्य देश के तौर पर 10 नवंबर 2021 को शामिल हो गया। जलवायु के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी ने IAS के एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य देशों की संख्या अब 101 हो गई है। इस गठबंधन की शुरुआत साल 2015 में पेरिस में हुए जलवायु सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसिस ओलांद ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत विश्व भर में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने हेतु साल 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में
अमेरिका जो है 101वें सदस्य के तौर पर शामिल हो गया है। अब दोस्तों जो अमेरिका है वो 101वें सदस्य के तौर पर शामिल हुआ है। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखना है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, तो जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट है। और अमेरिका की करेंसी क्या है, तो अमेरिकी डॉलर अमेरिका की करेंसी है। और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी के लेखक कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शंकर आचार्य। शंकर आचार्य ने अपनी नई पुस्तक एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी लॉन्च की। शंकराचार्य एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। इस पुस्तक में सबसे कुशल नीति और अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकर आचार्य के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को दिखाया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ध्यान रखना है शंकर आचार्य की ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले के निर्माण को मंजूरी दी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय ने। मेघालय मंत्रिमंडल ने पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले नामक एक नए जिले के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस नए जिले का गठन मैरांग सिविल सब डिवीजन को अपग्रेड करके किया गया है, जिसके तहत अब मैरांग पश्चिमी खासी हिल्स जिले के अंदर एक अनुमंडल होगा। इसके तहत राज्य में कुल जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो ध्यान रखना है 12 संख्या हो गई है। इस नए जिले का उद्घाटन मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि मेघालय मंत्रिमंडल ने पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले नाम के एक नए जिले के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और अब जो है इसके तहत मेघालय में कितने जिलों की संख्या हो गई है, तो 12 जिलों की संख्या हो गई है मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, ISSF प्रेसिडेंट्स कप में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। भारत के युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने ISSF प्रेसिडेंट कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। जर्मनी के क्रिश्चियन रिट्ज ने 34 के कुल स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में चौधरी ने कुल 24 अंक हासिल किए, जबकि भारत के अभिषेक वर्मा ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत के जो युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी, इन्होंने ISSF प्रेसिडेंट कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और इस स्पर्धा में अगर पूछा जाता है कि स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो आपको ध्यान रखना है जर्मनी के क्रिश्चियन रिट्ज ने इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 7 लोगों को। राष्ट्रपति ने साल 2020 के लिए 141 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वालों में कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है अरुण जेटली, मैरी कॉम, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस, अनिरुद्ध जगन्नाथ, छन्नूलाल मिश्रा और विश्वेश तीर्थ स्वामी जी श्री पेजावर अधोखाजा मठ उडुपी शामिल हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नवंबर 2021 में वर्ष 2021 के और 2020 के पद्म पुरस्कारों को जो है प्रदान किया गया। और 2020 के लिए जो है कुल 141 पद्म पुरस्कारों को प्रदान किया गया, जबकि आपको ध्यान रखना है 2021 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों को प्रदान किया गया, तो 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 2021 के लिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2020 के लिए कितने पद्म विभूषण दिए गए, तो 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2020 के जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है अनिरुद्ध जगन्नाथ का। क्यों है, क्योंकि जो अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं ये मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन्हें 2020 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन्हें मरणोपरांत इस अवार्ड को दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
और दोस्तों ये जो जॉर्ज फर्नांडिस हैं, इन्हें भी मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को भी मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो विश्वेश तीर्थ स्वामी हैं, इनको भी इस अवार्ड से मरणोपरांत ही सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और 2021 के और 2020 के जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 12 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, दिल्ली। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।